राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करेंगे और इसका हर टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको ध्यान से सुनना है इन सारी चीज़ों को। तो पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक भारत को एक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना था। स्वच्छता के मुद्दे पर देश के नगर निगमों तथा स्थानीय शहरी निकायों के मध्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण आरंभ किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में 73 शहरों में शामिल किया गया था। 73 शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2017, 2018 तथा 2019 में क्रमशः 434, 4203 तथा 4237 शहरों को शामिल किया गया था। स्मरणीय तथ्य है कि 20 अगस्त 2020 को आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का परिणाम जारी किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 28 दिनों तक सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के 4242 शहरों, 62 कैंटोनमेंट बोर्ड सहित में संचालित किया गया। ये अपनी तरह का पहला डिजिटल सर्वे भी था। 1098 शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस तथा 483 शहरों को ODF प्लस प्लस के रूप में प्रमाणित किया गया। कुल 6 शहरों को 5 स्टार यानी 5 स्टार प्रमाणन दिया गया, जबकि 65 शहरों को 3 स्टार प्रमाणन तथा 70 शहरों को 1 स्टार प्रमाणन किया गया। शीर्ष 10 शहरों 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की रैंकिंग इस प्रकार से है, तो इसको आप देख लीजिए। 10 शहरों हैं 10 लाख से अधिक की जनसंख्या की रैंकिंग के। पहला इंदौर मध्य प्रदेश में, दूसरा सूरत गुजरात में, तीसरा नवी मुंबई महाराष्ट्र में, चौथा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, पांचवा अहमदाबाद गुजरात में, छठवां राजकोट गुजरात में, सातवां भोपाल मध्य प्रदेश, आठवां चंडीगढ़, नौवां GVMC विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और 10वां है वडोदरा गुजरात। इस श्रेणी में सर्वेक्षण 2020 के तहत बिहार का जो पटना है वो 47वां को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहरों को स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें लखनऊ 12वां, आगरा जो है वो 16वां, गाजियाबाद 19वां तथा प्रयागराज जो है वो 20वां ने अपनी जगह बनाई। उत्तर प्रदेश के अन्य शीर्ष स्थान प्राप्त शहरों में कानपुर 25वां तथा वाराणसी जो है वो 27वां शामिल है। इस सर्वेक्षण के तहत 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर अंबिकापुर छत्तीसगढ़, द्वितीय स्थान पर मैसूर जो कि कर्नाटक में है तथा तृतीय स्थान पर नई दिल्ली जो कि NDMC है। राज्यों की रैंकिंग कुछ इस प्रकार से है। राज्यों की रैंकिंग देख लीजिए। शीर्ष स्थान पर 5 राज्य, शीर्ष स्थान पर 5 राज्य 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम, और दूसरा है शीर्ष स्थान 5 राज्य 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक। तो निकायों से कम में है 5 स्थान। पहला राज्य है झारखंड, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और 5वां है असम। शीर्ष स्थान प्राप्त 5 राज्य 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक। पहला राज्य है छत्तीसगढ़, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा गुजरात और 5वां पंजाब है। इस चार्ट को देख लीजिए आप। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक की श्रेणी में कुल 12 राज्यों में से उत्तर प्रदेश का स्थान 7वां है। गंगा नगरों 1 लाख से अधिक जनसंख्या में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को प्राप्त हुआ है, दूसरे स्थान पर कानपुर है। 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले गंगा नगरों की श्रेणी में कन्नौज प्रथम स्थान पर तथा बिजनौर दूसरे स्थान पर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ 3 जुलाई 2020 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की शुरुआत केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत की गई। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित शहरी क्षेत्रों के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण की श्रृंखला का 6वां संस्करण है।
इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कारों की नई श्रेणी की घोषणा भी की गई, जिसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान। प्रेरक दौर सम्मान। इस सम्मान के तहत 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां होंगी। तो वो श्रेणी है दिव्य, प्लेटिनम, अनुपम, गोल्ड यानी स्वर्ण, उज्ज्वल, सिल्वर, रजत, और चौथा है उदित, ब्रॉन्ज जिसको कांस्य बोलते हैं, आरोही, एस्पायरिंग, आकांक्षी। इनमें से प्रत्येक में शीर्ष 3 शहरों को चुना गया है। जनसंख्या श्रेणी पर शहरों का मूल्यांकन करने के वर्तमान मानदंड से अलग ये नई श्रेणी शहरों को 6 चुने हुए संकेतकों पर प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करेगी। ये संकेतक हैं: पहला, कचरे को गीला, सूखा और खतरनाक श्रेणियों में विभाजित करना। अगला, गीले कचरे के खिलाफ प्रसंस्करण क्षमता। तीसरा, गीले और सूखे कचरे का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण। और चौथा है निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रसंस्करण। पांचवा है लैंडफिल यानी भूमि भराव में जाने वाले कचरे का प्रतिशत। तथा छठवा है शहरों की स्वच्छता स्थिति। तो इस प्रकार के सर्वेक्षण के अंतर्गत गीले, शुष्क और खतरनाक अपशिष्ट को अलग करने, गीले अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया, गीले और शुष्क अपशिष्ट का निपटान और पुनर्चक्रण, निर्माण, मलबा निस्तारण, कचरा स्थल पर फेंके जाने वाले कचरे की मात्रा और शहरों की स्वच्छता की स्थिति पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश को स्वच्छ रखा जा सके। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के संकेतकों को मुख्य रूप से अपशिष्ट जल उपचार एवं मल कीचड़ के पुनर्उपयोग पर केंद्रित बनाया गया है। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2020 को अपने बजट भाषण में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी NRA के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाया जा सके। स्मरणीय तथ्य है कि 19 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी NRA की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप बी और सी गैर तकनीकी के पदों के लिए उम्मीदवारों हेतु सामान्य योग्यता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET का आयोजन किया जाएगा। इस सामान्य योग्यता परीक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरियों में चयन हेतु विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा संचालित विविध परीक्षाओं को एकल ऑनलाइन टेस्ट से प्रतिस्थापित करना है। NRA में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या वित्तीय सेवा विभाग, SSC, RRB और IBPS के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा यानी CET वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 12 प्रमुख भारतीय भाषाओं में किया जाएगा। सामान्य योग्यता परीक्षा CET मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी: स्नातक, उच्च माध्यमिक यानी 12वीं उत्तीर्ण और मैट्रिक यानी 10वीं उत्तीर्ण। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए केवल प्रथम स्तर Tier 1 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वही भर्ती की अंतिम चयन प्रक्रिया यानी Tier 2 और Tier 3 के लिए परीक्षा का आयोजन संबंधित एजेंसी SSC, RRB, IBPS द्वारा किया जाएगा। आरंभ में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा SSC, RRB तथा IBPS की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। बाद में इसके अंतर्गत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं को भी शामिल किया जा सकता है। उम्मीदवारों द्वारा सामान्य योग्यता परीक्षा में प्राप्त स्कोर 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र होगा। वही 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के लिए 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी होगी। भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला टॉपिक है अटल रैंकिंग ARIIA 2020। भारत द्वारा 2010-20 के दशक को नवाचार का दशक घोषित किया गया है। भारत द्वारा वर्ष 2015 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान से सुधार करते हुए भारत ने वर्ष 2020 में 48वां स्थान प्राप्त किया है। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थाओं की अटल रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। स्मरणीय तथ्य है कि 18 अगस्त 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग एरिया ARIIA
2020 जारी की। इसका पहला संस्करण वर्ष 2019 में जारी किया गया था। अटल रैंकिंग 2020 को 2 श्रेणियों यथा सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान तथा निजी या स्व वित्त पोषित संस्थानों के तहत जारी किया गया है। इन्हें पुनः 5 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इस बार रैंकिंग में पहली बार महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की सूची के रूप में 6वीं उप श्रेणी जारी की गई है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों CFTIS की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को प्रथम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को द्वितीय एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को 6वां, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 11वां एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। निजी या स्व वित्त पोषित विद्यालयों की सूची में कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान KIIT ओडिशा को प्रथम, SRM विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को द्वितीय तथा वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। पहली बार सम्मिलित किए गए महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त श्रेणी में अविनाशिलिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु को प्रथम तथा इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन दिल्ली को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अंडमान निकोबार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भारत का एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की आधारशिला रखी थी। स्मरणीय तथ्य है कि 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC परियोजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। इसके तहत चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के मध्य 2x200 Gbps तथा पोर्ट ब्लेयर से अन्य द्वीपों यथा स्वराज द्वीप, हेवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कामोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट के मध्य 2x100 Gbps सुविधा प्राप्त होगी। इस परियोजना के तहत समुद्र के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाया गया है। इस पर लगभग 1224 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीन यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF के माध्यम से किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे। रोपवे अथवा रज्जु मार्ग विशेष रूप से खानों या पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली एक परिवहन प्रणाली है। इनमें केबलों के माध्यम से बक्सेनुमा केबिनों द्वारा परिवहन किया जाता है। इससे दुर्गम क्षेत्र में कम से कम यात्रा की जा सकती है। स्मरणीय तथ्य है कि 24 अगस्त 2020 को गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर निर्मित भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया। इस रोपवे की लंबाई जो है वो 1.82 किलोमीटर है। वर्ष 2006 में गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण GMDA को इस रोपवे के निर्माण हेतु अधिकृत किया गया था। इसकी लागत राशि लगभग 56.08 करोड़ रुपए है। ये रोपवे गुवाहाटी शहर के कचरी घाट को उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। ध्यातव्य है कि यह रोपवे एक छोटे से द्वीप पिकॉक आइलैंड के ऊपर से गुजरता है जहां पर प्रसिद्ध उमानंद मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह।
आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। 12 मई 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की गई थी। इस अभियान का मुख्य ध्येय स्वदेशी विनिर्माण और उपभोग को प्रमुखता प्रदान करना है। स्मरणीय तथ्य है कि 7 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया गया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 से 14 अगस्त 2020 तक मनाया गया। 10 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्री ने डिजिटल लिंक के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत समारोह के एक भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन की पहलों का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह में उन हथियारों और उपकरणों की सूची प्रदर्शित की गई है जिनका भारत में स्वदेशी विनिर्माण होगा। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने 101 हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची की घोषणा की है। इन हथियारों एवं सैन्य उपकरणों में हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, रॉकेट और मिसाइलें आदि शामिल हैं। नकारात्मक सूची में शामिल हथियार प्रणालियों का आगे आयात नहीं किया जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB के निगमीकरण करने की दिशा में कदम उठाया गया है। रक्षा तथा एयरोस्पेस क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में स्थापित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन एवं आयात प्रोत्साहन नीति 2020 के मसौदे का निर्माण किया है। अगला परिदृश्य है देवलाली दानापुर किसान रेल। वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान विशेष रेल का संचालन शुरू किया गया है। इससे किसान अल्पकालीन बाजार, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार, अल्पकालीन बाजार यानी शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर और अधिक आर्थिक संबलता प्राप्त कर सकेगी। स्मरणीय तथ्य है कि 7 अगस्त 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देवलाली दानापुर किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ध्यातव्य है कि वर्ष 2020-21 के आम बजट में दूध, मांस और मछली सहित जल्द नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला बनाने की घोषणा की गई थी। ये रेलगाड़ी अपनी तरह से पहली रेलगाड़ी है जो किसान सेवा के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह रेलगाड़ी एक बार की यात्रा में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तथा नासिक रोड, मनमाड, इटारसी, सतना, प्रयागराज, बक्सर आदि स्टेशनों पर रुकेगी। ये रेलगाड़ी देवलाली से दानापुर के मध्य परिचालित होगी। देवलाली महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है। दानापुर बिहार राज्य के पटना जिले में स्थित एक नगर है। माल ढुलाई की व्यवस्था का समन्वय कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा की जाएगी। बरौनी टाटानगर और दूसरी किसान रेल। 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी बिहार से टाटानगर, जो कि झारखंड में है, के बीच प्रारंभ किया गया। इस विशेष रेल के द्वारा बोकारो, स्टील सिटी, हटिया एवं टाटानगर के लिए दुग्ध की आपूर्ति की जाएगी। अगला टॉपिक है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली। जल जीवन और विकास की कुंजी है। जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग अधिक महत्व रखता है, विशेषकर तब जब बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं संबंधित विकास उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डालती है। किसी भी संसाधन की अच्छी योजना हेतु एक मजबूत डेटाबेस और एक विश्वसनीय सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसी के मद्देनजर जुलाई 2019 में भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली यानी इंडिया WRIS का पहला संस्करण किया गया था। स्मरणीय तथ्य है कि अगस्त 2020 में भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया WRIS का नया संस्करण द्वितीय जारी किया। नया संस्करण नई कार्य क्षमताओं एवं विशेषताओं से युक्त है, जो कि वेब पोर्टल www.indiaris.government.in के माध्यम से जन सामान्य को वर्षा, भूमिगत जल स्तर
जलाशय भंडार, वाष्पन उत्सर्जन, मृदा आर्द्रता इत्यादि से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। वर्तमान में ये प्रणाली विभिन्न केंद्र एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र एवं विभिन्न राज्यों से नियमित आधार पर आंकड़े प्राप्त कर रही है। अन्य एजेंसियों के आंकड़ों को भी इस प्रणाली में एकीकृत किया जा रहा है ताकि जल और भूमि संसाधनों से संबंधित डेटा के लिए एक व्यापक मंच बन जाए। इंडिया WRIS को अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान NWIC की स्थापना की गई। इस प्रणाली से प्राप्त आंकड़े जन सामान्य के साथ साथ किसानों, नियोजकों, प्रशासकों, विशेषज्ञों, अनुसंधानकर्ताओं इत्यादि सभी के लिए लाभदायक होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय का गठन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या प्रकरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक फैसले के अनुपालन के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। स्मरणीय तथ्य है कि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु भूमि पूजन देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की प्रथम बैठक 19 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का चुनाव किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में कुल 15 सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य सदैव दलित समाज से रहेगा। न्यास मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होगा। सरकार ने नियम बनाए हैं जिसके तहत ये न्यास काम करेगा। न्यास मंदिर निर्माण का रोड मैप तैयार करेगा। मंदिर निर्माण में आने वाले समस्त बाधाओं को न्यास दूर करेगा। न्यास श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता स्वीकार कर सकता है। साथ ही न्यास ऋण भी ले सकता है। मंदिर निर्माण के लिए प्राप्त धन के निवेश का फैसला जो है न्यास ही करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास से जुड़ी संपत्ति को बेचने का अधिकार ट्रस्टेज को नहीं होगा। ट्रस्ट के सदस्यों को वेतन का प्रावधान नहीं है, लेकिन सफर के दौरान हुए खर्च का भुगतान न्यास के द्वारा किया जाएगा। सभी ट्रस्टी मिलकर एक अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा। न्यास का एक महासचिव व एक कोषाध्यक्ष भी होगा। निर्मोही अखाड़ा के प्रमुख महंत नित्य गोपाल दास न्यास के अध्यक्ष हैं। महंत नित्य गोपाल दास जो है न्यास के अध्यक्ष हैं, जबकि महासचिव पद पर चंपत राय हैं। महासचिव पद पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को मंदिर निर्माण की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नृपेंद्र मिश्र को। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अन्य सदस्य कौन कौन से हैं वो भी आप देख लीजिए। पहला महंत दिनेंद्र दास जो कि निर्मोही अखाड़ा के महंत है। वासुदेवनानंद सरस्वती प्रयागराज। स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जो है वो उडुपी कर्नाटक है। युग पुरुष परमानंद गिरी उत्तराखंड। स्वामी गोविंद देवगिरी पुणे कोषाध्यक्ष हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप सिंह अयोध्या राज परिवार के वंशज हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा अयोध्या। कामेश्वर चौपाल पटना दलित सदस्य। के पराशरन वरिष्ठ अधिवक्ता। ज्ञानेश कुमार अपर सचिव गृह भारत सरकार नामित सदस्य हैं ये ज्ञानेश कुमार। अवनीश अवस्थी ऊपर मुख्य सचिव नामित सदस्य हैं उत्तर प्रदेश के। अनुज झा जिलाधिकारी अयोध्या पदेन सदस्य हैं ये अनुज झा। 17 जून 2020 को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://srbtkshera.organization का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक ऐसी राष्ट्रव्यापी पहल है जिसमें छात्रों द्वारा दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करने का एक मंच प्रदान किया जाता है। ये वो कार्यक्रम है जो छात्रों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के साथ ही अनेक उत्पादों को नए तरीके से विकसित करने की स्वीकृति को बल देता है। हैकाथॉन
के दो भाग होते हैं, हैकथॉन सॉफ्टवेयर तथा हैकथॉन हार्डवेयर। स्मरणीय तथ्य है कि 4 अगस्त 2020 को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के चौथे संस्करण सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले जो है वो संपन्न हुआ। इस हैकथॉन का आयोजन 1 से 4 अगस्त 2020 तक देश के 40 वर्चुअल नोडल केंद्रों पर एक साथ हुआ। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा 1 अगस्त को किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े हैकथॉन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1 अगस्त 2020 को संबोधित किया। इस हैकथॉन का उद्देश्य विभिन्न सरकारी या निजी संस्थानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के लिए भारत के छात्रों द्वारा विश्व स्तरीय समाधान प्राप्त करना है। इसका मुख्य विषय जो है थीम, कोई समस्या बहुत बड़ी नहीं है, कोई विचार बहुत छोटा नहीं है, नो प्रॉब्लम इज टू बिग एंड नो प्रॉब्लम इज टू स्मॉल। इस संस्करण में 11 विषयों पर आधारित कुल 243 समस्या वक्तव्यों पर काम किया गया है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क संपर्क, फेक न्यूज की ट्रैकिंग व ट्रेसिंग इत्यादि से संबंधित मामले शामिल थे। ज्ञातव्य है कि भारतीय छात्रों की रचनात्मक एवं क्षमता का उपयोग देश की प्रगति में सम्मिलित करने के ध्येय से वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन यानी SIH के प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया था। अगला जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट होती है जो ये निर्देशित करती है कि आने वाले वर्षों में देश में शिक्षा किस दिशा में जाएगी। ये देश की शिक्षा व्यवस्था को एक आकार प्रदान करती है। देश में सर्वप्रथम वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। इसके बाद वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुई, जिसमें वर्ष 1992 में कुछ संशोधन किया गया और हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। स्मरणीय तथ्य है कि 29 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। ये नीति जो है 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की एक नई व्यवस्था की बात करती है। 5+3+3+4। इस संदर्भ में वर्तमान में 10+2 की व्यवस्था लागू है। 5+3+3+4 व्यवस्था को क्रमशः आधारभूत 5 वर्ष, प्रारंभिक 3 वर्ष, मध्य 3 वर्ष तथा माध्यमिक 4 वर्ष यानी 5+3+3+4 में विभाजित किया गया है। आधारभूत चरण के 5 वर्ष में से 3 वर्ष तक बच्चा आंगनबाड़ी यानी प्री स्कूल बाल वाटिका में रहेगा। जब वह 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में यानी क्लास 1 में प्रवेश मिलेगा। फिर अगले 2 वर्षों में कक्षा 2 तक की पढ़ाई पूर्ण होगी। प्रारंभिक चरण यानी 3 वर्ष में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी, जो कि उम्र 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए। मध्य चरण 3 वर्ष में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी, उम्र 11 से 14 वर्ष। माध्यमिक चरण यानी 4 वर्ष में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई संपन्न होगी, उम्र 14 से 18 वर्ष। नए 5+3+3+4 ढांचे में 3 वर्ष के बच्चों को शामिल कर प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा यानी अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन एजुकेशन ECCE की एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो सकेगा। वर्ष 2030 तक प्री स्कूल के माध्यमिक स्तर तक में 100% सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER प्राप्त करने का लक्ष्य है। विद्यार्थियों को विशेष रूप से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन करने के लिए विषयों के चुनाव के विकल्प दिए जाएंगे। इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय भी शामिल होंगे। जहां तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। त्रिभाषा फॉर्मूला
त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा, हालांकि इसे काफ़ी लचीला रखा गया है और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। मंत्रालय के तहत एक मानक निर्धारित निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी परख परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, यानी परख। सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए एक जेंडर समावेशी निधि जेंडर इंक्लूजन फंड का गठन करेगी। उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के तहत शोध को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहुविषयक विद्यालय और महाविद्यालय हो तथा प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक उच्च शिक्षा संस्थान अवश्य हो। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2018 के 26.3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में परिवर्तन किया गया है। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरणार्थ 1 वर्ष पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 वर्ष पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 वर्ष के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री प्रदान की जाएगी। 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रम में बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएचडी के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्षों के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। एमफिल कार्यक्रम को बंद कर दिया जाएगा। विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएं संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। भारत में वर्तमान में अनुसंधान और नवाचार निवेश जीडीपी का केवल 0.69% है, जबकि यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 2.8% और इजराइल में 4.3% और दक्षिण कोरिया में 4.2% है। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI के तहत 4 स्वतंत्र ढांचों की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद, नेशनल हायर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर यानी NHERC, राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल यानी NAC, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन यानी HEGC तथा सामान्य शिक्षा परिषद जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC शामिल होंगे। HECI स्वयं इन चारों अंगों के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटान करेगा। ध्यातव्य है कि भारतीय भाषाओं पर समुचित ध्यान न दिए जाने के कारण देश ने विगत 50 वर्षों में ही 220 से अधिक भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित किया है। इंडेंजर्ड अनुवाद एवं विवेचना से संबंधित एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन यानी IITI की स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया जाएगा। ये नीति केंद्र शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है। ये नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के रूप में पुनः नामित करने का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य द्वारा GDP का 6% तक सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाएगा। ध्यातव्य है कि इस शिक्षा नीति के निर्माण के लिए वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा 31 मई 2019 को शिक्षा नीति का मसौदा मंत्रालय को सौंप दिया गया, जिसे सरकार द्वारा लोगों के सुझावों के लिए सार्वजनिक कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय सेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन। लंबे समय तक सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका चिकित्सीय सेवा जैसे डॉक्टर एवं नर्स तक ही सीमित थी। वर्ष 2092 से
WSES यानी वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम योजना के तहत भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के कमीशन की शुरुआत हुई। प्रारंभ में ये महिला अधिकारियों की सेना में नियुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी, जिसे 5 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता था। वर्ष 2005 में WSES योजना को शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसके तहत महिलाएं सेना में 10 से 14 वर्ष की अवधि तक के लिए सेवारत रह सकती थी। स्मरणीय तथ्य है कि ये 23 जुलाई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन यानी PC प्रदान करने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी कर दिया। यह आदेश जज एवं एडवोकेट जनरल JAG तथा आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स AEC के वर्तमान वर्गों के साथ साथ भारतीय सेना के सभी 10 वर्गों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन की मंजूरी को विनिर्दिष्ट करता है। इन वर्गों में आर्मी एयर डिफेंस यानी AAD, सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल्स इंजीनियर्स EME, आर्मी सर्विस कॉर्प्स यानी ASC, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स यानी AOC और इंटेलिजेंट कॉर्प्स शामिल हैं। इससे पूर्व 17 फरवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए पुरुष अधिकारियों के समान ही स्थायी कमीशन एवं कमान अधिकारी के संबंध में निर्णय सुनाया था। 17 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के तहत भारतीय सेना में भी महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना। जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को राज्यों की साझेदारी के साथ शुरू किया गया था। इसका संचालन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। इसका लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन यानी FHTC प्रदान करना है। इसी परिप्रेक्ष्य में हाल ही में मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी गई है। स्मरणीय है कि 23 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मणिपुर राज्य में पीने योग्य जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। ध्यातव्य है कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना की कुल लागत 3054.58 करोड़ रुपए है, जिसका वित्त पोषण न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB द्वारा किया जाएगा। मणिपुर वर्ष 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले वित्त वर्ष 2021-22 तक ही इस दृष्टि से 100% कवरेज की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है सुपोषित मां अभियान। सुपोषित मां अभियान भारत में व्याप्त पोषण अल्पता को दूर करने के लिए शुरू किया गया है। ये अभियान भावी पीढ़ियों को उत्तम स्वास्थ्य और उचित पोषण लाभ प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, माताओं और नवजात शिशुओं का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है। स्मरणीय है कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की उपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा भामाशाह मंडी परिसर कोटा राजस्थान से सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया गया। इस अभियान के पहले चरण में 12 महीनों के लिए 1000 गर्भवती महिलाओं को 17 किलोग्राम संतुलित आहार की किट प्रदान की जाएगी। ये अभियान गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस अभियान के तहत नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं दोनों को आच्छादित किया जाएगा। इस अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत पायलट योजना के तहत के तौर पर 1000 महिलाओं के साथ ही की गई है। बाद में इसे अन्य चरणों के तहत संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा। सुपोषित मां अभियान किट में गेहूं, चना, मक्का, ज्वार और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, मूंगफली, देसी घी, भुने हुए चने और अन्य पोषक आहार शामिल होंगे। इस योजना में एक परिवार की एक गर्भवती महिला शामिल होंगी। इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इस योजना को अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित के साथ समानांतर रूप से संचालित किया जाएगा। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। 26 मार्च 2020 को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
PMGKY के तहत कुल 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी जनित विषम परिस्थितियों में गरीबों की मदद करना है। स्मरणीय तथ्य है कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के घटक के रूप में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य अप्रैल से जून 2020 तक कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में गरीब परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। इस योजना के तहत कुल 80 करोड़ व्यक्तियों अर्थात देश की लगभग 2/3 आबादी को आच्छादित किया जाना था। 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर 2020 तक विस्तार की घोषणा की गई। जुलाई से नवंबर 2020 तक की इस 5 महीनों की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं चावल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। 5 किलोग्राम। इसके साथ ही उन्हें प्रति माह 1 किलोग्राम चने की भी आपूर्ति मुफ्त में की जाएगी। केंद्र सरकार इस योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। कोविड-19 के दौरान सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। उन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कोविड-19 से ग्रसित मरीजों का इलाज करते समय किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मी इस विशेष बीमा योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए लगभग 22 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को इस योजना के तहत बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। केंद्र एवं राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, आरोग्य केंद्र तथा अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। 1 अप्रैल 2020 से PMGKY के तहत मनरेगा की मंजूरी में 20 रुपए की वृद्धि की जाएगी, जो कि 182 रुपए से बढ़कर 202 रुपए प्रतिदिन हो गई है। इससे देश के लगभग 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। 100 या उससे कम कर्मचारियों वाले ऐसे प्रतिष्ठान जिनके 90% या उससे अधिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, ऐसे कर्मचारियों के EPF खातों में मार्च से मई 2020 के दौरान उनके मासिक भत्ते की 24% राशि के केंद्र सरकार द्वारा भुगतान का प्रावधान इस योजना के तहत किया जाएगा। अगला टॉपिक है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन के माध्यम से कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न विषम परिस्थितियों में अपने गांव वापस लौटे प्रवासी कामगारों को हुई परेशानियों के विषय में चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें रोजगार एवं राहत उपलब्ध कराने हेतु देश के संकल्प की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। इसी परिप्रेक्ष्य में गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत की गई है। स्मरणीय तथ्य है कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA का शुभारंभ किया गया। ये अभियान प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य के खगड़िया जिले के तेलिहार ग्राम में शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गाँव वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्रों में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना है। इस 125 दिवसीय अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों 27 आकांक्षी जिलों सहित में प्रारंभ किया गया है, जो एक मिशन के रूप में कार्य करेगा। इस अभियान के तहत केवल उन लोगों को ही चयन किया जाएगा जिनमें वापस लौटे प्रवासी कामगारों की संख्या 25,000 या उससे अधिक है। राज्य का नाम और उसमें शामिल जिले और आकांक्षी जिले: बिहार में शामिल 32 जिले, आकांक्षी जिले 12, उत्तर प्रदेश में शामिल जिले 31 जिले हैं और आकांक्षी जिले 5 हैं, मध्य प्रदेश में शामिल जिले 24 हैं और आकांक्षी जिले 4 हैं, राजस्थान में शामिल जिले 22 हैं और 2 आकांक्षी जिले हैं, ओडिशा में 4 शामिल जिले और 1 आकांक्षी जिले हैं, झारखंड में 3 शामिल जिले और 3 आकांक्षी जिले हैं। कुल जो हैं शामिल जिले 116 हैं और आकांक्षी जिले 27 हैं। इस अभियान के तहत 116 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने और अवसंरचना के निर्माण के लिए 25 लक्ष्य आधारित कार्यों का गहन और संकेंद्रित कार्यान्वयन किया जा रहा है। इन 25 कार्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास,
PMAY पौधारोपण जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण संपर्कता कार्य PMGSY और सीमावर्ती सड़क कार्य, आंगनवाड़ी केंद्र, मवेशियों के बाड़े इत्यादि को शामिल किया गया है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास विभाग इस अभियान के कार्यान्वयन, निगरानी और परिमाण के समन्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु कुल 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। ये अभियान भारत सरकार के 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के समन्वित प्रयासों से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। 25 जून 2020 को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया 26 जून 2020 को। ध्यातव्य है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में वापस आए प्रवासी कामगारों को उनके ही क्षेत्र में हुनर व रुचि के आधार पर रोजगार प्रदान करना। इस कार्यक्रम से 1.25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा एवं अन्य कार्यक्रमों में 60 लाख से अधिक श्रमिकों और कामगारों को नियोजित किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी, 29 सितंबर को। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ध्यातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था, अप्रैल में। स्मरणीय तथ्य है कि 11 जून 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। ये NIRF इंडिया रैंकिंग का 5वां संस्करण है। इसमें समग्र ओवरऑल श्रेणी के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि, लॉ, चिकित्सा, वास्तुकला तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों यानी पैरामीटर्स के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया है। पहला, शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा, स्नातक परिणाम यानी ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा, पहुंच एवं समावेशित यानी आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। पांचवा, बोध यानी परसेप्शन। इस सर्वेक्षण में देश की सरकारी और देश भर में सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थाओं को शामिल किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र यानी ओवरऑल सूची में शीर्ष 10 संस्थान जो हैं, 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित इस प्रकार से हैं, जिनका रैंक दिया गया है, संस्थान के नाम दिए गए हैं, शहर दिया गया, उनका स्कोर दिया गया है। IIT मद्रास, IIT जो है रैंक 1 में है। IIT जो कि संस्थान है मद्रास में, शहर है चेन्नई, स्कोर है इनका 85.31। दूसरा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 84.18। IIT दिल्ली नई दिल्ली में है और इसका स्कोर है 81.33। IIT बॉम्बे जो कि मुंबई में है, इसका स्कोर है 80.75। IIT
खड़गपुर, जो कि खड़गपुर में स्थित है शहर, और इसका स्कोर है 75.85। आईआईटी कानपुर, जो कि कानपुर में स्थित है, इसका स्कोर है 74.99। आईआईटी गुवाहाटी, जो कि गुवाहाटी में स्थित है, 68.81 स्कोर है इसका। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, और इसका स्कोर है 68.76। आईआईटी रुड़की, जो कि रुड़की में स्थित है, इसका स्कोर है 68.48। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है, इसका स्कोर है 62.03। NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में से उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों आईआईटी कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय एवं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर क्रमशः आईआईटी मद्रास एवं आईआईटी दिल्ली को प्राप्त हुआ है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि यानी कानून श्रेणी के तहत प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ये प्रथम अवसर है जब इंडिया रैंकिंग्स में दंत चिकित्सा संस्थान को शामिल किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20। हाल ही में दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2019-20, सेकेंड SDG इंडेक्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-20 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट की नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, संयुक्त राष्ट्र भारत व ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के संयुक्त सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट भारत के सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में उनकी प्रगतिशीलता को दर्शाती है। चूंकि विश्व वर्ष 2020 में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतिम दशक में प्रवेश कर चुका है, अतः इस दशक को ठोस कदम वाला दशक कहते हैं। ठोस कदम वाला दशक डिकेड फॉर एक्शन घोषित किया गया है। इस रिपोर्ट को SDG इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। स्मरणीय तथ्य है कि SDG सेकेंड 2.0 के 100 संकेतक SDG के 16 लक्ष्यों को आच्छादित यानी कवर करते हैं, जबकि लक्ष्य 17 जो है, जो कि SDG की अंतिम लक्ष्य संख्या है, को शामिल नहीं किया गया क्योंकि इस तथ्य के लिए राष्ट्रीय संकेतक उपलब्ध नहीं थे। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। यदि किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र से 100 अंक प्राप्त किए हैं तो इसका अर्थ है कि उस राज्य ने वर्ष 2030 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। SDG सेकेंड 2.0 में भारत का संयुक्त स्कोर जो है वो है 60 रहा है, जबकि 2018 के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में ये 57 था। इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है उसका स्कोर है 70 का प्रथम स्थान रहा है केरल का, जबकि हिमाचल प्रदेश जिसका स्कोर 69 है ये दूसरे स्थान पर आया है। 3 राज्य जो कि वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग में आकांक्षीय श्रेणी में थे, इस वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अच्छा प्रदर्शन की श्रेणी में पहुंच गए हैं। 50 से 64 अंक परफॉर्मर हैं। ये राज्य हैं क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और असम। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए वर्ष 2018 की SDG रैंकिंग के 29वें स्थान से SDG सेकेंड 2.0 में 23वां स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 6 स्थानों का उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। संघ राज्य क्षेत्रों में चंडीगढ़ का प्रदर्शन वर्ष 2016 के SDG सूचकांक की भांति SDG सेकेंड 2.0 में भी अग्रणी यानी 70 अंक की श्रेणी में रहा, जबकि पौंडुचेरी जो है वो 66 अंक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है तथा ये भी अग्रणी की श्रेणी में ही रहा है।
श्रेणी है, ये राज्य दिया हुआ है। आकांक्षी जो कि राज्य कोई नहीं है। अच्छा प्रदर्शन किया है किसने? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, फिर है मध्य प्रदेश, ओडिशा, फिर त्रिपुरा, फिर हरियाणा, फिर नागालैंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, असम, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एवं बिहार। ये थे अच्छा प्रदर्शन करने वाले। अग्रणी प्रदर्शन करने वाले में सबसे पहला नाम है केरल का, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा एवं सिक्किम। लक्ष्य प्राप्तकर्ता कोई नहीं। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में आकांक्षी कोई नहीं है। अच्छा प्रदर्शन करने वाला है दादरा एवं नागर हवेली, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दमन एवं दीव, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अग्रणी देश है चंडीगढ़ एवं पौंडुचेरी। लक्ष्य प्राप्तकर्ता कोई नहीं है। एसडीजी लक्ष्य आधारित शीर्ष राज्य या संघ राज्य क्षेत्र है। लक्ष्य 1 जो है शून्य गरीबी, जो कि है तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लक्ष्य 2 शून्य भूखमरी, गोवा और चंडीगढ़। लक्ष्य 3 है उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, पहला केरल है, फिर पुदुचेरी है। लक्ष्य 4 गुणवत्ता युक्त शिक्षा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये शीर्ष स्थान पे है। लक्ष्य 5 लैंगिक समानता, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लक्ष्य 6वां है स्वच्छता एवं स्वच्छ जल, आंध्र प्रदेश, फिर चंडीगढ़। लक्ष्य 7वां है वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा, सिक्किम और पुडुचेरी। लक्ष्य 8वां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, तेलंगाना और चंडीगढ़ है। लक्ष्य 9वां है उद्योग, नवाचार और आधारभूत ढांचा, केरल, गुजरात, दमन एवं द्वीप, दिल्ली, दादरा एवं नागर हवेली। लक्ष्य 10वां है असमानता में कमी, असमानता में कमी वाले हैं तेलंगाना, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्ष्य 11वां है संवहनीय शहर और समुदाय, हिमाचल प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़। लक्ष्य 12वां संवहनीय उपभोग और उत्पादन, नागालैंड है और चंडीगढ़ है। लक्ष्य 13वां है जलवायु कार्यवाही, कर्नाटक और लक्षद्वीप। लक्ष्य 14वां है जलीय जीवों की सुरक्षा में कर्नाटका का नाम है। लक्ष्य 15 है थलीय जीवों की सुरक्षा, सिक्किम, मणिपुर, दादरा एवं नागर हवेली और लक्षद्वीप। लक्ष्य 16वां है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी है। अगला टॉपिक है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। वर्ष 2019-20 का सूचकांक अपने क्रम में दूसरा है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें शामिल है मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना और निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। स्मरणीय तथ्य है कि 7 जून 2020 को दूसरे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर एक वेबिनार के माध्यम से राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 जारी किया गया है। वर्ष 2019-20 के सूचकांक में देश के 36 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 100 अंकों में कुल प्राप्तांकों के आधार पर शीर्ष 3 बड़े राज्य हैं गुजरात जो कि 78.25, तमिलनाडु 74.9, महाराष्ट्र 72.75 और छोटे राज्यों में 3 शीर्ष हैं, गोवा 83.5, उससे छोटा मणिपुर 64.0 और मेघालय 60.5। संघ राज्य क्षेत्र में शीर्ष 3 कौन कौन से हैं? चंडीगढ़ 73.0, दिल्ली 68.0, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 67.0। इस वर्ष के सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाला राज्य संघ राज्य क्षेत्र, मिजोरम जो है वो छोटे राज्य में है, झारखंड बड़े राज्य में है, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में है। अगला टॉपिक है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी टुलिप, TULIP। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत एस्पिरेशनल इंडिया थीम के अंतर्गत टुलिप की संकल्पना को परिभाषित
किया था। घोषणा के अनुसार सरकार एक कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रस्ताव करती है जिसमें देश भर के शहरी स्थानीय निकाय और 1 वर्ष तक की अवधि के लिए नए इंजीनियरों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम द्वारा भारत जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त करने के साथ साथ आने वाले वर्षों में विश्व की सबसे बड़े कार्यशील आयु वर्किंग एज आबादी के रूप में अग्रसर होगा। स्मरणीय तथ्य है कि 4 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, आवासन एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र भार हरदीप सिंह पुरी एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा संयुक्त रूप से अपनी तरह के पहल यानी दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप यानी दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। कार्यक्रम के तहत देश के सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी के नए स्नातकों को इंटर्नशिप का अवसर जो है वो उपलब्ध कराया जाना है। वर्ष 2025 तक 1 करोड़ इंटर्नशिप का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2025 तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए MOHUA और AICTE के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। प्लेटफॉर्म के लिए तकनीकी सहायता AICTE तथा गैर तकनीकी सहायता MOHUA द्वारा प्रदान की जाएगी। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणाम स्वरूप किए गए लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं यानी स्ट्रीट वेंडर्स अथवा रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है। उनकी स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। स्मरणीय तथ्य है कि 1 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि की शुरुआत की गई जिसे कि PM स्वनिधि योजना के नाम से जाना जाएगा। ये एक विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा योजना है, स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम जिसको कहते हैं। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कि कोविड-19 के चलते आरोपित लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं ने अपनी आजीविका और रोजगार पुनः प्रारंभ करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के द्वारा लाभार्थी को अनुसूचित वाणिज्य बैंक और वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं और SHG बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना का कार्यकाल जो है वो मार्च 2022 तक निर्धारित किया गया है। पथ विक्रेता अपनी आजीविका के साधन को पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजीगत ऋण जो है प्राप्त कर सकेगा जिसकी अदायगी 1 वर्ष में मासिक किस्तों के माध्यम से करनी होगी। समय पर या समय से पहले अदायगी पर 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी छमाही आधार पर लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्ताक्षर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से जमा की जाएगी। समय से पूर्व ऋण चुकता कराने पर कोई अर्थदंड यानी पेनाल्टी नहीं लगेगा। डिजिटल लेन देन पर 100 रुपए प्रति माह, अधिकतम 1200 रुपए प्रति माह की दर से नकदी वापस यानी कैश बैक प्रोत्साहन। प्रथम ऋण की समय से पूर्व अदायगी पर ऋण सीमा क्रेडिट लिमिट में वृद्धि का प्रावधान है। 29 जून 2020 को भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के तहत PM स्वनिधि पोर्टल के बीटा संस्करण pmswanidhi.moa.government.in को लॉन्च किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI PM स्वनिधि योजना हेतु कार्यान्वयन साझेदार है। शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, परिनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता शामिल जो कि 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से फेरी लगा रहे हैं वे इस योजना में शामिल किए जाने के पात्र हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आयुष्मान भारत PMJAY। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची झारखंड में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ का शुभारंभ किया गया था। ये विश्व में सबसे बड़ी पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के विजन को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में
की गई अनुशंसा के आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। स्मरणीय तथ्य है कि 21 मई 2020 तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ उपचार प्रदान किया गया। इस उपलब्धि को चिन्हित कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुले मंच के रूप में वेबिनार श्रृंखला आरोग्य धारा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। आयुष्मान भारत योजना कोई एकल योजना न होकर निम्नलिखित 2 बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का संयोजन है। पहला, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र। ये आयुष्मान भारत योजना के तहत पहला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये स्वास्थ्य केंद्र गैर संचारी रोगों और मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य सेवाओं सहित व्यापक स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध कराएगी। और दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना ABNHPM। आयुष्मान भारत योजना के तहत दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर 10 करोड़ से अधिक परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिवर्ष द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय देखभाल हेतु अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ABPMJ के अंतर्गत वर्ष 2011 की सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना SECC डाटा पर आधारित ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में निवासरत 10.74 करोड़ गरीब, कमजोर आर्थिक स्थिति वाले तथा चिन्हित व्यवसायिक श्रेणियों वाले नगरीय श्रमिकों के परिवारों को कवर किया जाएगा। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को योजना का लाभ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से योजना में परिवार के आकार और उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, किंतु बीमा कवर प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक सीमित रहेगा। योजना में पात्र व्यक्तिगत सरकारी एवं निजी अस्पतालों पैनल में सूचीबद्ध दोनों में से किसी में भी इलाज करवाए जा सकते हैं। ABNHPM को लागू करने वाले राज्यों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को योजना हेतु सूचीबद्ध माना जाएगा। इस योजना में केंद्र एवं राज्यों का योगदान 60:40 होगा तथा 3 पहाड़ी राज्यों एवं पूर्वोत्तर के राज्य हेतु योगदान 90:10 का होगा। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य संपदा योजना मछली पकड़ना, फिशर्स और मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर भोजन, पोषण, आय और रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर 25 मिलियन से अधिक लगभग 2.5 करोड़ मछुआरों एवं मत्स्य किसानों को आजीविका लाइवलीहुड प्रदान करता है तथा मुख्य श्रृंखला में इससे 2 गुने 5 करोड़ लोगों को आजीविका प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल लगभग मूल्यवर्धन यानी GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड 2,12,915 करोड़ रुपए है। चालू उधार मूल्यों पर ये रहा है और ये राशि राष्ट्रीय GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड का 1.24% तथा कृषि क्षेत्र के GVA का 7.28% है। अतः इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषकों की आय 2 गुना करने की अभूतपूर्व क्षमता निहित है। स्मरणीय तथ्य है कि 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 20,050 करोड़ रुपए की उच्चतम निवेश राशि से प्रारंभ की जाने वाली इस योजना का लक्ष्य संपोषणीय और उत्तरदायी विकास के द्वारा नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन लाना है। 20,050 करोड़ रुपए के कुल निवेश में से केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो 9,407 करोड़ रुपए और राज्य सरकारों का हिस्सा 4,880 करोड़ रुपए तथा लाभार्थियों का योगदान 5,763 करोड़ रुपए होगा। PMMSY का कार्यान्वयन 5 वर्षीय अवधि 2020-21 से 2024-25 के दौरान सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा। PMMSY के कार्यान्वयन के 2 प्रमुख घटक होंगे। पहला, केंद्रीय क्षेत्र की योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम और केंद्र प्रायोजित योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम दूसरा है।
केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत 1720 करोड़ रुपए का परिव्यय केंद्र सरकार करेगी। इसके तहत संपूर्ण परियोजना खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि केंद्र प्रायोजित योजना का परिव्यय 18,330 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। PMMSY के तहत सभी उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए ब्रूड बैंक का एक राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। मत्स्य प्रजातियों में आनुवंशिक सुधार करने, झींगा का ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन का संवर्धन करने तथा जल कृषि में आत्मनिर्भरता के लिए नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। PMMSY का लक्ष्य मत्स्य उत्पादन को मौजूदा 2018-19 में 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन करना है। और अन्य प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है मत्स्य उत्पादन में लगभग 9% की औसत वार्षिक वृद्धि दर बनाए रखना, कृषि GVA में मत्स्य क्षेत्र की GVA के योगदान को 7.28% 2018-19 से बढ़कर वर्ष 2024-25 तक 9% करना। मौजूदा समय में मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता 3 टन प्रति हेक्टेयर है। इसे वर्ष 2024-25 तक बढ़कर 5 टन प्रति हेक्टेयर करना है। घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्तमान के 5 से 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 तक 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य पालन देश तथा चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक देश है। नेक्स्ट टॉपिक है PMKSY के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना है स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स या संपदा को स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में संपदा का नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना यानी PMKSY प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 2016 से 20 की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्मरणीय तथ्य है कि 27 फरवरी 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री की अध्यक्षता में अंतर मंत्री स्तरीय अनुमोदन समिति IMAC ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन सभी परियोजनाओं का विस्तार देश के लगभग 17 राज्यों में होगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रमुख घटक है एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल हेतु बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन या विस्तार, मानव संसाधन और संस्थान पश्च एवं अग्र संपर्क का सृजन तथा खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन बुनियादी ढांचे को विकसित करना। यह योजना मुख्य रूप से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को संचालित करने तथा लोगों तक उसकी पहुंच को आसान बनाने का कार्य करती है। गौरतलब है कि वर्ष 2016 में देश में खाद्य प्रसंस्करण बाजार $322 बिलियन था, जो वर्ष 2020 के अंत तक $543 बिलियन हो जाएगा। वर्ष 2020 के अंत तक खाद्य प्रसंस्करण बाजार की वृद्धि दर यानी CAGR 14.6% हो जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति है। अगला टॉपिक है वधावन में नया प्रमुख बंदरगाह। वर्तमान में देश में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें दीनदयाल बंदरगाह, कांडला, मुंबई JNPT, मोरमुगांव, न्यू मंगलौर, कोचीन, चेन्नई, कामराजार पहले एन्नौर था, VO चिदम्बरम, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता हल्दिया सहित ये शामिल हैं। स्मरणीय तथ्य है कि 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के वधावन में एक नए प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। यह देश का 13वां प्रमुख बंदरगाह है। 13वां प्रमुख बंदरगाह। इस बंदरगाह को लैंड लॉर्ड मॉडल
के नाम के आधार पर विकसित किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रमुख बंदरगाहों का विकास केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा छोटे बंदरगाह राज्य सरकारों के अधीन आते हैं। वधावन में बंदरगाह को स्थापित करने के लिए 65,544.54 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। इस बंदरगाह के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया जाएगा, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू पतन न्यास JNPT सबसे बड़ा साझेदार होगा और इसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक होगी। विषय प्रयोजन वाहन बंदरगाह की बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगा, जिसमें पुनर्निर्माण, नए निर्माण एवं जलमार्ग का निर्माण भी शामिल है। वधावन बंदरगाह का विकास 16,000 से 25,000 TEUs क्षमता वाले करंट पोतों को आसानी से ठहराने की क्षमता प्रदान करेगा। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह JNPT के रूप में विद्यमान है। तो ये हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक था। तो आप इसको 1 से 2 बार सुनिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राष्ट्रीय परिदृश्य के नेक्स्ट वीडियो में।